अभी तक आप लोगों ने बहुत सी मर्डर स्टोरी सुनी होंगी, लेकिन क्या हो अगर कि जिसका कत्ल हुआ हो वही कातिल निकले। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। हाय, मैं हूं आर्यन और आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस केस के बारे में बताऊंगा उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये पूरी कहानी जितनी कल्पना से परे है उतना ही चौंकाने वाला है इसके पीछे का कारण। तो आइए केस पर चलते हैं। इस कहानी की मुख्य पात्र या फिर कहे मेन कैरेक्टर 23 साल की एक लड़की शिखा दुबे, जो कि गोरखपुर के कमला नगर में अपने परिवार के साथ रहती थी और डीडीयू कॉलेज से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। शिखा दिखने में सुंदर, मासूम और एक शांत स्वभाव की लड़की थी। 10 जून 2011 शिखा किसी काम से अपने घर से बाहर निकलती है, लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद जब वो घर नहीं लौटती है तो उसके घर वाले परेशान होकर उसको आस पड़ोस, रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ ढूंढने लगते हैं, लेकिन शिखा का कुछ पता नहीं चलता। थक हार कर शिखा के पिता राम प्रकाश दुबे अपने पास के ही पुलिस स्टेशन जाकर शिखा की मिसिंग रिपोर्ट करते हैं। पुलिस जब राम प्रकाश दुबे से पूछती है कि क्या उनको किसी पर शक है, तो शिखा के पिता दीपू यादव का नाम लेते हैं, जो कि इस कहानी का दूसरा अहम पात्र है। राम प्रकाश पुलिस को बताते हैं कि उनके बगल में रहने वाला दीपू यादव अक्सर ही उनकी बेटी को परेशान किया करता था और उनको शक है कि दीपू यादव ने ही शिखा को किडनैप करने के बाद उसकी हत्या कर दी होगी। जिसे सुनने के बाद पुलिस तुरंत ही दीपू यादव के घर पहुंचती है और वहां पहुंचकर पुलिस को पता चलता है कि दीपू यादव भी गायब है। अब पुलिस का शक और भी पुख्ता हो गया था। पुलिस अब शिखा के साथ साथ दीपू यादव को भी तलाश रही थी। इसी दौरान पुलिस को सरयू कैनल के पास के जंगल में एक लड़की का शव मिलता है, जिसकी हत्या करने के बाद उसका चेहरा इस कदर बिगाड़ा गया था कि उसको पहचानना मुश्किल था। लाश मिलते ही पुलिस के मन में जो सबसे पहला सवाल था वो ये था कि कहीं ये लाश शिखा की तो नहीं है, जिसके चलते पुलिस उसके घर वालों को कॉल करके लाश की पहचान के लिए बुलाती है। चेहरे से तो लाश को पहचानना नामुमकिन था, लेकिन उसकी कद काठी, गले में पड़ा काला धागा और लाश के पास बिखरा सामान ये साफ तौर पर बता रहा था कि ये लाश दुबे परिवार की बेटी यानी कि शिखा दुबे की ही है। अंत में दुबे परिवार उस लाश को शिखा का ही बताते हैं, जिसके बाद बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से खुलासा होता है कि गला दबाकर हत्या करने के बाद चेहरे को किसी धारदार हथियार से काटा गया, जिसके बाद किसी भारी चीज से चेहरे को बिगाड़ दिया गया। इसके अलावा पोस्टमार्टम से सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि होती है और साथ ही ये भी बताया जाता है कि लड़की के शरीर को जगह जगह सिगरेट से भी जलाया गया है। इस दरिंदगी की खबर फैलते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है और लोग जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगते हैं। इधर पोस्टमार्टम के बाद शव को दुबे परिवार को सौंप दिया जाता है और दुबे परिवार बहुत ही भारी मन से अपनी बिटिया का अंतिम संस्कार करते हैं। इस हत्या की खबर ने बहुत बड़ा रूप लेकर पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया था। पुलिस पर भी प्रेशर बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से पुलिस ने दुगनी तेजी दिखाते हुए हत्यारों की खोजबीन शुरू कर दी थी। अब क्योंकि दीपू यादव शिखा मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट था, तो पुलिस उसको हर कीमत पर ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जिसके तहत पुलिस दीपू यादव से जुड़े लगभग 50 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को दीपू यादव का कोई सुराग नहीं मिलता। काफी मशक्कत के बाद दीपू यादव का एक दोस्त पुलिस के हत्थे चढ़ता है और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि दीपू कुछ दिनों से सोनभद्र आया जाया करता था। आनन फानन में पुलिस सोनभद्र पहुंचती है और वहां का कोना कोना छान डालती है, पर दीपू यादव का कुछ पता नहीं चलता। इसी तलाशी के दौरान पुलिस एक घर में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि दरवाजा अंदर से बंद है। बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद एक लड़की आकर दरवाजा खोलती है, जिसे देखकर पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। दरवाजा खोलने वाली लड़की और कोई नहीं, शिखा दुबे थी। वही शिखा जिसके कातिल को ढूंढने के लिए गोरखपुर पुलिस सोनभद्र आई थी। वही शिखा जिसका कुछ ही दिन पहले दुबे परिवार ने अंतिम संस्कार किया था। शिखा को जिंदा देख हैरान पुलिस तुरंत घर के अंदर आती है और मामले को समझने की कोशिश करती है, पर घर के अंदर आते ही पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस को घर के अंदर शिखा दुबे मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट दीपू यादव मिलता है। मतलब कि जिस लड़की शिखा दुबे की हत्या हुई थी और दीपू यादव जिस पर शिखा दुबे की हत्या का इल्जाम था, वो दोनों सोनभद्र में एक ही साथ एक ही घर में रह रहे थे। अब पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल ये था कि जिस लड़की शिखा दुबे की हत्या हुई थी वो पुलिस के सामने जिंदा खड़ी थी, फिर कुछ ही दिन पहले दुबे परिवार ने जिस लड़की का अंतिम संस्कार किया था वो कौन थी, उसकी हत्या किसने की थी।
अब इन सवालों का कोई जवाब दे सकता था तो वो थी शिखा दुबे और दीपू यादव। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करके सोनभद्र से गोरखपुर ले जाती है, जिसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ के दौरान शिखा कुछ चौंकाने वाले खुलासे करती है। वो पुलिस को बताती है कि दीपू उसके घर के पास ही रहता था और ये दोनों सेम कॉलेज में पढ़ा करते थे। कॉलेज में ही इन दोनों की मुलाकात होती है और कुछ ही दिनों बाद ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब शिखा के घर वालों को इसके बारे में पता चलता है तो शिखा पर बहुत सी पाबंदियां लगा दी जाती हैं। शिखा का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कुछ टाइम तक दीपू और शिखा की मुलाकात नहीं हो पाती और फिर मौका मिलते ही इन दोनों का मिलना जुलना फिर से बढ़ जाता है। 18 अप्रैल 2011 को किसी को बिना बताए ये दोनों गोरखपुर के ही एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। अब दीपू यादव शिखा को अपने साथ रखने की प्लानिंग में लग जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर शिखा के परिवार को इसके बारे में पता चला तो वो इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दीपू यादव अपनी इस परेशानी का जिक्र अपने एक ट्रांसपोर्टर दोस्त सुग्रीव से करता है। सारी बातें सुनने के बाद सुग्रीव दीपू को बताता है कि वो एक ऐसी लड़की को जानता है जो देखने में बिल्कुल शिखा की कदकाठी की है। और फिर शुरू होता है एक फिल्मी प्लान। सुग्रीव दीपू को बताता है कि अगर तुम उस लड़की की हत्या करके उसे शिखा के कपड़े पहना दो और उसका चेहरा बिगाड़ दो तो ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि लाश किसकी है, जिससे देखने वाले को लगेगा कि ये लाश शिखा की है और वो दुनिया वालों की नजरों में मर चुकी होगी। फिर तुम दोनों किसी दूसरे शहर जाकर आराम से रह सकते हो। हैरानी की बात देखिए कि दीपू और शिखा को ये प्लान पसंद आ जाता है और दोनों इस प्लान को हकीकत में बदलने में जुट जाते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग सुग्रीव शिखा जैसी दिखने वाली लड़की पूजा कुमारी को कांटेक्ट करता है। पूजा कुमारी जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी और उसकी 3 साल की बेटी भी थी। सुग्रीव पूजा को अच्छी नौकरी और 1 महीने की एडवांस सैलरी दिलवाने का झांसा देकर बुलाता है। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से पूजा भी सुग्रीव के इस ऑफर को मना नहीं कर पाती और जब सुग्रीव दीपू और शिखा को इसके बारे में जानकारी देता है तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तय किया जाता है कि 10 जून को इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। प्लान के मुताबिक सुग्रीव अपना ट्रक लेकर पूजा को लेने निकलता है और दूसरी तरफ शिखा भी अपने घर से निकलकर दीपू के साथ मार्केट से अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीदती है। इधर सुग्रीव पूजा को लेकर एक सुनसान रास्ते पर अपना ट्रक रोकता है और किसी बहाने से पूजा को ट्रक से नीचे उतारकर अंदर घने जंगलों में ले जाता है, जहां पर शिखा और दीपू उसका पहले से इंतजार कर रहे थे। यहाँ आकर सुग्रीव और दीपू बड़ी ही बेरहमी से गला दबाकर पूजा की हत्या कर देते हैं और शिखा अपने पहने हुए कपड़े उसको पहनाकर अपनी व्यक्तिगत चीजें उस लाश के पास बड़े ही ध्यान से रख देती है। जिसके बाद सुग्रीव और दीपू एक लोहे की रॉड लेकर पूजा के चेहरे पर तब तक हमला करते हैं जब तक उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ नहीं जाता। जिसके बाद इस हत्या को रेप का एंगल देने के लिए दोनों ही बड़ी बेरहमी के साथ सिगरेट से पूजा के शरीर को जलाते हैं। हत्या को अंजाम देने के बाद दीपू और शिखा तुरंत सोनभद्र भाग जाते हैं। जिसके बाद सुग्रीव अपने ट्रक हेल्पर के साथ मिलकर इस लाश को सरयू कैनल के पास जंगलों में फेंक देता है। शिखा दुबे और दीपू यादव के इस खुलासे को सुनने के बाद हर कोई शॉक था कि कैसे मासूम सी दिखने वाली शिखा दुबे ने अपने प्यार दीपू के साथ रहने के लिए एक निर्दोष की निर्मम हत्या करके उसकी 3 साल की बच्ची को अनाथ कर दिया। इस कहानी की शुरुआत में जिस शिखा दुबे का कत्ल होता है, अंत में वही कातिल निकलती है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इतना जघन्य अपराध करने के बाद भी कुछ ही सालों में ये सारे आरोपी बेल पर बाहर निकल आते हैं। अमर उजाला की एक रिपोर्ट की माने तो शिखा दुबे और दीपू यादव अलग अलग शादी करके अपनी नई दुनिया बसा चुके हैं। कोर्ट की तरफ से अब तक इस केस में कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।